सेशन 1917 का। नेक्स्ट पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाते हैं 1925 का सेशन। और बात करें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, गांधी जी अध्यक्ष 1924 में बने थे, वेल सेशन हो जाता है। क्लियर है? आगे बात समझ में आ जाओ जरा। ये आईएनसी से संबंधित कुछ बातें थी जो आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बात करें फाउंडर कौन मिलेंगे तो ए ओ ह्यूम हो जाएंगे। ए ओ ह्यूम हो जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर। और इधर बात करेंगे तो स्थापना कब की गई थी तो 28 दिसंबर 1850 को इसकी स्थापना की गई थी। फिर पूछे कहां पर की गई थी, इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। फिर पूछे उस समय पर भारत में वायसरॉय कौन था, उस समय पर वायसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। कौन हुआ करता था भाई? लॉर्ड डफरिन उस समय पर वायसरॉय हुआ करता था। ये जानकारी भी सटीक और अहम हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम सटीक और अहम जानकारी हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बढ़िया बात हो गई। चलिए तो कहानी लिखी समझ आ गई आपको। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं? अभी बताया था डब्ल्यूसी बनर्जी हो जाते हैं। आंसर क्या लिखोगे? डब्ल्यूसी बनर्जी। क्या लिखोगे? डब्ल्यूसी बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट हो जाते हैं। भूमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यूसी बनर्जी आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखो। ये पूरा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। अगला है सेकंड सेशन हो गया। अगला है आपका थर्ड सेशन हो गया, फोर्थ सेशन हो गया। अगला है आईएनसी ये हो गया। नेक्स्ट देखो। हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पहली महिला अध्यक्ष पूछा है कई बार। अच्छा प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष बताए तो 1917 1917 का सेशन याद होगा और 1917 का सेशन याद आ रहा है। आंसर कर देना एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी? एनी बेसेंट आप सभी को पता है आयरलैंड की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी मेरे भाई? एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट पूछ मैंने कहा था पूछ लेता है। मैंने कहा था पूछ लेता है। कौन हो जाती है मेरे भाई? सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। कब बनी थी सरोजिनी नायडू? 1925 का कानपुर सेशन याद रहा होगा। 1925 का कानपुर सेशन याद रहा होगा। एनी बेसेंट कहे तो 1917 का जिस समय पर इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था उसी समय पर मल्टी डिक्लेरेशन भी हुई थी। मल्टी डिक्लेरेशन 1917 में ही देखने को मिली थी। जो होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था उस समय देखने को मिला था। दूसरे सरोजिनी नायडू 1925 में, गांधी जी बताए थे 1924 में। वो भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाओ हु वाज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट? अच्छा ये हु वाज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ लिया आपसे। और जब आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछ लिया कराया नहीं कराया था? अभी कराया था नहीं कराया था? कहां गया? थर्ड सेशन में पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन हो जाते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। तो आंसर क्या करोगे आप? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से सेशन में बने थे? थर्ड सेशन में बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से साल बने थे? 85 86 और 87। 1887 में बने थे। सेशन कहां पर हुआ था? सेशन आपको मद्रास में देखने को मिला। तो 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हो जाएगा हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ब्रिटिश प्रेसिडेंट इसका अगले ही साल देखने को मिला था। फोर्थ सेशन आपको कराया था। फोर्थ सेशन पे इलाहाबाद हो जाता है अध्यक्ष जॉर्ज हो जाता है। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट हो जाता है 1888 हो जाता है। तो फोर्थ सेशन आप देखो जरा। फोर्थ सेशन के अध्यक्ष बने थे। तो यहां पर पूछा था ब्रिटिश प्रेसिडेंट और ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट की बात करेगा। आंसर आपका जाने वाला है जॉर्ज यूल। क्या जाने वाला है आंसर? आंसर आपका जॉर्ज यूल जाने वाला है। 1888 में बने थे। अगर पूछे कहां पर बने थे तो इलाहाबाद सेशन में बने थे। कौन से में? इलाहाबाद सेशन में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कौन सा सेशन हो जाएगा? इलाहाबाद सेशन हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 104 हो गया। इसका आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर है आपसे? समझ आ गई बात है? शेयर हो जाएगी। हमारी बोर्ड हमारे निकल हम लोग को बुला लिया इसलिए आप पीछे मत रहिए। आप भी हमारे साथ ही रहिए है ना। जब हम क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आप हमारे साथ ही रहिए। चलिए आप तब तक अभी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या करा है? गांधी जी पर ले आए तो हाँ क्या कह रहा है सुनिएगा। आपसे कह रहा है वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड ओवर द गांधी जी? अच्छा गांधी जी आईएनसी के अध्यक्ष कहां पर बने थे ये कह रहा है। तो आप सभी को पता है गांधी जी अध्यक्ष 1924 में बने थे। और 1924 का आईएनसी का सेशन है ये कहां पर हुआ था? ये सेशन आपका बेलगांव में हुआ था। ये सेशन आपका बेलगांव में हुआ था। तो गांधी जी अध्यक्ष कहां पर बने थे? गांधी जी अध्यक्ष बेलगांव में बने थे। अगला है व्हिच वाज द पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स? सबसे पहली बात तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाता है पॉलिसी पूछी हुई है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जब हम बाद में बात करेंगे तो हम कहेंगे सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर शासन किया था, बंगाल पर अधिकार किया था। और जब बंगाल पर अधिकार किया था तो कहानी यहां से शुरुआत हुई थी। गवर्नर ऑफ बंगाल इन्होंने बनाया था। लेकिन जो गवर्नर ऑफ बंगाल था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें उसका नाम बदल के गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। और 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वही था वॉरेन हेस्टिंग्स। यही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना था। जब आपसे पूछता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो यही हो जाता है। और इसने इससे पहले ये तो 1773 में बना था, ये तो 1773 में बना था। लेकिन इसने इससे पहले 1772 में क्या कर दिया था जब गवर्नर ऑफ बंगाल था। इसने जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी जो 1765 में एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, याद आ रहा है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। इलाहाबाद आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो इलाहाबाद की संधि हुई थी बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट को शुरू किया गया था। और बंगाल में जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट को शुरू किया गया था 1765 में, उस ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड किसने किया? एंड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट उस द्वैत शासन प्रणाली का एंड 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इलाहाबाद की संधि के तहत जो बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट हुई थी उस ड्यूअल गवर्नमेंट का एंड किया गया 1772 में किसके द्वारा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है कहानी? हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए फिर नेक्स्ट अगली बात करते हैं जो वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाता है। अच्छा यहाँ पर कुछ बातें पूछ लेता लिखना जरा। जैसे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जैसे लिखो जरा। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद में आ जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके बाद में आ जाएगा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखो गवर्नर ऑफ बंगाल बना था 1757 में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था 1773 में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था 1823 में, और ये गवर्नर वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना था 1858 में। अब सुनना ये बात जरा फटाफट से। सबसे पहली बात तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हो जाता है? रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है। कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना। दूसरी बात है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसी के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। और ये कौन बना था? ये बना था वॉरेन हेस्टिंग्स।
कौन बना था मेरे भाई? ये बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया था। वो 1833 में किया गया था। और जो 1833 में किया गया था, यहाँ पर कौन था? यहाँ पर था मेरे भाई विलियम बेंटिक। कौन था यहाँ पर? यहाँ पर था विलियम बेंटिक। इसके बाद में आती है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत में पहला वाइसरॉय कौन जाता है? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के 1847 की क्रांति के बाद वाइसरॉय किया गया था। और भारत में पहला वाइसरॉय कौन जाता है? भारत में पहला वाइसरॉय जाता है लॉर्ड कैनिंग। कौन जाता है भाई? भारत का पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। कब बना था? 1857 में। 1857 में क्रांति हुई थी। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1857 आया था, उसी के तहत पहला वाइसरॉय भारत में बना था लॉर्ड कैनिंग। अब बात आती है आजादी के बाद। आजादी के बाद में फिर कौन था? आजादी के बाद में तो लॉर्ड माउंटबेटन था। इससे आज वाले वो फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं। और उनको वाइसरॉय नहीं कहा जाता। जब हम आजाद हुए तो उसके बाद गवर्नर जनरल कहा जाएगा। वाइसरॉय तब तक आ जाएगा जब तक हम आजाद नहीं हुए। चलिए बहुत बढ़िया बात। आइए ठीक हो गया आपका आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस की पॉलिसी कौन सी होती है? देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस वो व्यक्ति होता है जिसे भारत में इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज को। तो इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज किसकी शुरुआत करी थी? सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी थी। इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। क्या? फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। पुलिस सिस्टम में इसके द्वारा रिफॉर्म्स किए गए थे। पोस्ट ऑफ दरोगा ये लेकर आया था, पोस्ट ऑफ वगैरह ये लेकर आया था। इसके साथ साथ ये लेकर आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसका ये कहना था कि जो टैक्स लिया जाता था जमीन पर इसको परमानेंट कर दिया, अगले 30 साल के लिए फिक्स कर दो टैक्स को, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया। और इससे क्या था, जैसे ये गांव हो गया, ये हो गया गांव। अब ये गांव में से ये मान लीजिए ये हो गया ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्ट करने आते थे, जो गांव का व्यक्ति मिला, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का सामान नहीं बिका, बड़ी समस्या हो रही थी। तो इसलिए ऐसे ब्रिटिशर्स जाके काम करते हैं, गांव के ही किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर जमींदार बना देते हैं। गांव के व्यक्ति को जिससे ठीक-ठाक बातचीत हो, जिसको लोग मानते हो, थोड़ा सा जिसका दोबारा हो, उसी व्यक्ति से कहते हैं तुम पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करना, तुम टैक्स कलेक्ट करके हमको दोगे, तुम टैक्स कलेक्ट करके हमको दोगे। इसमें हमारा शेयर होगा 10/11 हमारा शेयर होगा, 11 तुम्हारा होगा। यदि 1100 रुपए इकट्ठे हुए तो 100 रुपए हमारे होंगे, 11,000 इकट्ठे हुए तो 1,000 10,000 हमारे। तो इससे क्या किया, आपका जो फार्मर है, जो किसान है, किसान के और सरकार के बीच में जमींदार क्लास को अलग कर दिया और जमींदारी सिस्टम लेकर आ गया। और जमींदारी सिस्टम को ही परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है, साइड बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है। तो इसकी पॉलिसी कौन सी हो जाएगी? इसकी पॉलिसी हो जाएगी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो जमींदारी प्रथा हो जाती है, ये जमींदारी सिस्टम क्या हो जाता है? ये यही तो था जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, यही तो जमींदारी सिस्टम है। जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, यही तो आपका जमींदारी सिस्टम है। व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली? और लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाता है जिसका मकबरा भारत में है, यूपी के गाजीपुर में इसका मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा। पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की क्या पॉलिसी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी की तरफ जाओगे तो इसकी पॉलिसी हुआ करता था सब्सिडी अलायंस। क्या हुआ करता था? सब्सिडी अलायंस पॉलिसी। भाई साहब इस क्लास में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिस्टिक्स सब मिल जाएगा, ठीक है? वैसे तो स्टडी की है, लेकिन ये भी आप सब स्टडी किया, मैं सोचा सभी जो सामने आ जाए सब करा दिया। असली मकसद तो हमारा आपको ज्ञान देना है, आपको चीजें क्लियर करना है, आपको जहां से जो हो रही है सब होती है। सब्सिडी अलायंस पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो सब्सिडी अलायंस पॉलिसी का है हम सहायक संधि नीति इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? सहायक संधि, सहायक संधि नीति में इसको कहेंगे। सब्सिडी अलायंस पॉलिसी हम इसको कहेंगे। कब लाया? 1798 में। इसके तहत ये था कि जो भी आज के बाद सब्सिडी अलायंस पॉलिसी साइन लेगा, फिर वो राज भारत में अपनी सेना मेंटेन करता है, वो राज अपनी सेना ब्रिटिशर्स को दे देंगे और ब्रिटिशर्स की सहायता करेंगे। ब्रिटिशर्स उस राजा की सहायता करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करता है, उस राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स को रहेगी, वो राजा अपनी सेना ब्रिटिशर्स को देगा। इसको बोलते हैं सब्सिडी अलायंस पॉलिसी। और इसके तहत ब्रिटिशर्स ने भारत के काफी सारे राजाओं से उनकी सेना ले ली और उनको राजा सेना वही बना दिया और बाद में सेना को फिर उनके खिलाफ यूज किया। वही खतरनाक ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। ऐसी थोड़ी ना जो 7,000 ब्रिटिशर्स करोड़ों लोगों के ऊपर शासन करके चले गए। इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? इस पॉलिसी को सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? इस पॉलिसी को सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। आज नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्या? व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन की पॉलिसी क्या हो जाती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन की पॉलिसी क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हो जाता है स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, सेल्फ यानी शासन। स्थानीय स्वशासन किसकी पॉलिसी हो जाती है? और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जाती है। लॉर्ड कर्जन की हम बात करें, भाई साहब लॉर्ड कर्जन इज पॉपुलरली नोन फॉर, लॉर्ड कर्जन को तो जाना ही किसके लिए जाना है? भाई साहब लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। या आप कह सकते हो बंगाल विभाजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब हो जाता है बंगाल विभाजन। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब हो जाता है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ये हो जाता है लॉर्ड रिपन और ये हो जाता है आपका लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला देखेंगे। अच्छा पार्टीशन कैंसिल कब हुआ था? तो ये पार्टीशन अगर आपसे पूछे रद्द कब हुआ था? ये पार्टीशन भाई रद्द हुआ था दिल्ली दरबार में। कब रद्द हुआ था? ये पार्टीशन रद्द हुआ था दिल्ली दरबार में। और ये दिल्ली दरबार का आयोजित किया गया था 1911 में। तो वेलकम जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी, जो ब्रिटेन राजा रानी हुआ करते थे जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, वो जब भारत में आए थे उनके स्वागत में दिल्ली दरबार सजाया गया था। और दिल्ली दरबार सजाया गया था तो दो बड़ी घोषणा क्या थी? एक तो पार्टीशन बंगाल रद्द करना, दूसरा भारत की राजधानी का स्थानांतरित करना, कलकत्ता से भारत दिल्ली लेकर आना। ये दोनों घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। ये भी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी थी, उसके कह सकते हैं कि केस से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था भाई? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाता है। आपसे पूछा ऐसी पॉलिसी कौन सी होती है? जरूरी थोड़ी ना कि क्वेश्चन आपसे सेम पूछे। मैंने कहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की पॉलिसी कौन सी थी? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सती प्रथा को बैन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जहां पर मैंने आपसे कहा क्या मैंने आपसे मैंने कहा कि पार्टी लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी कौन सी थी? मैंने कहा पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपसे ये भी पूछा जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कौन रिस्पांसिबल है? लॉर्ड रिपन हो जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को आता है। जमींदारी प्रथा कौन लेकर आया था? आपका कॉर्नवालिस लेकर आया था। ये सारी बातें सबसे अलायंस पॉलिसी कौन आया था? आपका लॉर्ड वेलेस्ली आया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है उल्टा करके, तो जरूरी ऐसे आए उल्टा करके बस है। पॉलिसी ऑफ विलियम बेंटिक की बात करें तो इसका बैनिंग ऑफ सती प्रथा, इनके द्वारा बैन किया गया था। किसको बैन किया गया था? सती प्रथा को बैन किया गया था। सती प्रथा को पता है पति की डेथ हो गई है, उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। उसी काम में पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा के नाम से जानते हैं। बैनिंग ऑफ सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक की पॉलिसी है। राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के, राजा राम मोहन रॉय के साथ, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इस सती प्रथा को बैन किया गया। राजा राम मोहन रॉय जिसको अखबार जो राजा का रिकॉर्ड के बाद दिया गया, सबसे पहले जन्म हो जाता है। आपने सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय की मैं बात करूं, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? एक तो उन्होंने स्थापना करी थी ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। दूसरी बात इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना भी की गई थी। इसकी आत्मीय सभा, ये भी आपसे पूछ लेता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? ये भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी आत्मीय सभा की स्थापना।
नेक्स्ट है व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आईएनसी का गठन हुआ था मेरे भाई लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसका गठन हुआ? आईएनसी का। आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। तो क्या कह सकते हो आप कह सकते हो लॉर्ड डफरिन की पॉलिसी में क्या कह सकते हो? आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड। क्या? आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। तो पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डफरिन का हो जाती है आईएनसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। ये आपकी लॉर्ड डफरिन की पॉलिसी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। अगला वाला प्रश्न लेकिन आप सब क्या कह रहा है सुनिएगा। When is नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे की बात करें तो 12 जनवरी को। फटाफट से मैं इनको बात कर जाऊंगा। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। When is वर्ल्ड यूथ डे? यदि हम वर्ल्ड यूथ डे की बात करें, वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है? ये तो 22 अगस्त में मनाया जाता है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, विश्व आपका युवा दिवस मनाया जाता है। ये बात करें 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को आपको पता है 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को एनआरए डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एनआरए डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला बताओ क्या है? मार्टियर